Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination like CSIR and SET. So this is the next series of the free crash course by bio.com, and in this series I will provide important questions and concept related to the cell cycle and division. बेसिकली आज का जो वीडियो है वो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पे हैं, बिकॉज हमेशा क्वेश्चंस उस पे आते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, CSIR हो या फिर DBT हो या सेट का एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चंस एक ना एक या दो क्वेश्चन उस सेक्शन से आएगा ही. सो इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स रिलेटेड टू दी सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हिट द लाइक बटन and subscribe my channel for more such videos. Also, one more request I have for all of you. Please do watch the shorts and the community post of the channel, because I provide the important concept as well as question in the shorts and the community post. So stay tuned and do watch it out. So you all know that a catastrophic damage can occur if the cell cycle is not going properly. यानी बहुत ही सीवियर लेवल का डैमेज हो सकता है एक सेल में अगर सेल साइकिल के हर एक फेज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं. इट मीन्स पूरा जो सेल साइकिल है वो एक रेगुलेटेड मैनर में अगर नहीं होता है, सो इट कॉज अ कैटास्ट्रोफिक जेनेटिक डैमेज एंड इट विल लीड टू डिफरेंट डिजीजेज लाइक कैंसर एंड मेनी मोर डिजीजेस. यानी सेल का जो पूरा डिवाइड होने का जो मैकेनिज्म है वो पूरा रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए. इट मीन्स फर्स्ट फेज अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेकेंड फेज नहीं आना चाहिए, एंड लाइकवाइज. सो टू मिनिमाइज द अक्यूरेंस ऑफ सच मिस्टेक्स इन सेल साइकिल इवेंट, a surveillance mechanism is known as the checkpoints. So the cell cycle checkpoints are known as surveillance mechanism, and the checkpoints ensures that unless or until a phase is completed, it prevents the entry into the next phase. यानी अगर सेल साइकिल एक फेज़ में है एंड वो फेज़ के सारे इवेंट्स प्रॉपरली अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो दूसरे फेज़ में एंट्री नहीं लेने देगा, एंड ऑल दिस थिंग्स प्रिवेंट्स द कैटास्ट्रोफिक जेनेटिक डैमेज. यानी ये सारे चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं टू एंश्योर द करेक्ट रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल. सो सेल साइकिल कंट्रोल में देर आर सो मेनी कॉम्पोनेंट्स लाइक द साइक्लिन. अपार्ट फ्रॉम साइक्लिन, द CDK, that is cyclin dependent kinases and cyclin dependent kinase inhibitors, and also the anaphase promoting complex, that is APC. All these things ensures the regulated manner of the cell cycle. So this is an overview or a summary of the whole cell cycle checkpoints that ensures the correct division and regulated manner of division so that catastrophic damage can be prevented. सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे अलग अलग जो चेक पॉइंट्स हैं, कौन से फेज़ में ये कौन से पॉइंट पे कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव होता है एंड वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रोकता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड बहुत ध्यान से एक एक की पॉइंटर्स को आप लिखते जाइए. आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. सो द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ unreplicated DNA prevents entry into the mitosis. Let's suppose there is a cell which fails to replicate its whole chromosome, and अगर chromosome पूरा replicate नहीं हुआ है, so at that point the phase transition should be stopped. यानी कि अगर सेल में ये सेल है, अगर क्रोमोसोम ही प्रॉपर रेप्लिकेट नहीं हुआ है तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम इनसफिशिएंट होगा. सो फॉर दैट रीज़न इनका जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें एंट्री होने से पहले रोकना होगा. एंड ये वाला जो चेक पॉइंट है ये यही इंश्योर करता है कि अगर इफ़ अ सेल फेल टू रेप्लिकेट ऑल देयर क्रोमोसोम, सो इट विल नॉट एंटर इनटू द माइटोसिस फेज. यानी द प्रेजेंस ऑफ अनरेप्लिकेटेड DNA क्या करता है, माइटोसिस में एंट्री को रोकता है. सो दिस चेक पॉइंट इज नोन एज द अनरेप्लिकेटेड DNA चेक पॉइंट. अनरेप्लिकेटेड DNA चेक पॉइंट से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं हुए, यानी सफिशिएंटली रेप्लिकेट नहीं हुए हैं, सो दैट द सेल हैज़ टू बी स्टॉप्ड इनटू द माइटोसिस फेज ट्रांजिशन. सो द अनरेप्लिकेटेड DNA checkpoint prevents the activation of what? The cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1, that is the mitosis promoting factor. तो अनरेप्लिकेटेड DNA checkpoint क्या करता है, इन दो cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1, that is the mitosis promoting factor MPF,
और इन्हें ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सो दैट माइटोसिस फेज में एंट्री ना हो पाए। और ये कैसे होता है, थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ ATR चेक 1 प्रोटीन काइनेज कास्केड दैट फॉस्फोरिलेट्स DC25C एंड देयरफॉर जो माइटोसिस में एंट्री है, ये वाला जो ट्रांजिशन है वो इनहिबिट हो जाता है। So this figure represents the whole summary of the cell cycle checkpoints. So we have read just now the first one, that is the unreplicated DNA checkpoint. And when will this checkpoint activates? ये checkpoint तब activate होता है when a cell fails to replicate a sufficient amount of or a properly replicated chromosome. अगर किसी सेल में नहीं होंगे तो ये वाला checkpoint activate होता है, that is known as the unreplicated DNA checkpoint. What it does, it through the ATR check 1 it inhibits the CDC25 and CDC25 क्या करता था, ये साइक्लिन A, B एंड CDK1 को एक्टिवेट करता था सो दैट क्या हो जाए, माइटोसिस फेज में एंट्री हो जाए। तो अगर CDC25 ही क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है वो भी नहीं होता है। सो दिस इज हाउ द अनरेप्लिकेटेड DNA चेकपॉइंट वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज improper assembly of the mitotic spindle prevents the initiation of anaphase. It means if the mitotic spindle is not aligned or assembled properly, so it will also prevents the initiation of the anaphase. क्योंकि अगर properly हमारे mitotic spindle ही align नहीं है तो anaphase में जब वो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो chromosomes हैं वो equally separate out नहीं हो पाएंगे, so that वहाँ पे वो ट्रांजिशन जो है उसे रोकना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड दिस चेक पॉइंट एंश्योर्स दिस सेम थिंग, यानी कि अगर हमारे माइटोटिक स्पिंडल प्रॉपरली अलाइन नहीं है, उनमें कोई डिस्टर्बेंस है, सो इट विल स्टॉप द सेल साइकिल एट दैट पॉइंट ओनली एंड इट विल नेवर प्रमोट द सेल साइकिल इनटू द एनाफेज। एनाफेज आने ही नहीं देगा। सो दिस चेक पॉइंट इज नोन एज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। जैसे कि अनरेप्लिकेटेड DNA चेक पॉइंट था, जो कि अगर क्रोमोसोम सफिशिएंटली रेप्लिकेट नहीं हुआ है तो सेल साइकिल क्या होता था, माइटोसिस में एंट्री नहीं लेता था। लाइकवाइज अगर स्पिंडल अलाइन नहीं है, माइटोटिक स्पिंडल, सो देयरफॉर इट इज नोन एज द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स विच प्रिवेंट्स द एंट्री इनटू विच फेज, एनाफेज नहीं आने देता है, व्हेन जस्ट अ सिंगल काइनेटिक कोर ऑफ वन क्रोमैटिड फेल्स टू एसोसिएट प्रॉपरली विद द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MAD2 and other protein inhibits the activation of the APC specificity factor, that is CDC20, which is required for the polyubiquitination of securin, thereby preventing entry into anaphase. ये जितने भी की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए एंड अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ साइंसेज। सो जो MAD2 है, व्हाट इट डज इज इट inhibits the activation of the CDC20 and CDC20 की ज़रूरत कहाँ पे होती है, it is required for the polyubiquitination of securin, therefore it prevents the entry into anaphase. यानी सेकेंड हमारा जो चेक पॉइंट है दैट इज द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट which is regulated through the MAD2. MAD2 inhibits the APC CDC20 which is required for the polyubiquitination of securin and therefore anaphase वाला जो ट्रांजिशन है वो पूरा स्टॉप हो जाता है। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करता है, एनाफेज ट्रांजिशन नहीं होने देता है। नाउ लेट्स सॉल्व वन मैचिंग क्वेश्चन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर। सो द फर्स्ट वन इज CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, सेकेंड वन इज V1 काइनेज, P27 and P21. You have to match the correct function mentioned in the column 2. So जो CAK होता है, CAK stands for the cyclin dependent kinase activating kinases. CDK activating kinases यानी CAK. So this CAK is responsible for the phosphorylation of the CDK1, 2, 4 and 6. यानी CAK का काम क्या होता है, it phosphorylates the various CDK and therefore it is responsible for the regulation of the cell cycle. So इसका मैचिंग किसके साथ में होगा, इसका मैचिंग होगा फोर्थ के साथ, फॉस्फोरिलेट्स एंड एक्टिवेट साइट्स इन दी CDKs, यानी फोर्थ का क्या होगा, फर्स्ट होगा। नाउ जो V1 काइनेज है, इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रोटीन विच इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द G2M सेल साइकिल फेज। G2M को ये रेगुलेट करता है, ये वाला फेज V1 काइनेज, एंड
it works by negatively regulating the entry into mitosis by catalyzing an inhibitory tyrosine phosphorylation of the CDC2 cyclin B kinase complex. यानी ये किसे इनहिबिट करता है? CDC2 साइक्लिन बी को. साइक्लिन बी को क्या करता है? ये इनहिबिटरी टायरोसिन में फॉस्फोराइलेशन करा के इनहिबिट करता है. एंड इसीलिए इसका मैचिंग किसके साथ में होगा? थर्ड के साथ में. यानी थर्ड का क्या होगा? थर्ड का होगा बी. फोर्थ का फर्स्ट नहीं, ए कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन मत हो. तो थर्ड जो है वो क्या करेगा? यानी V1 काइनेस फॉस्फोरिलेट्स इनहिबिटरी साइट्स इन द CDK प्राइमरीली इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग CDK1 एक्टिविटी बिफोर माइटोसिस. सो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या था? थर्ड. नाउ P27 इन मैमल्स. लेट मी क्लियर दिस बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको. सो P27 जो है, P27 suppresses the G1S CDK and SCDK activation in G1, which helps the cell to withdraw from the cell cycle when they terminally differentiate. Phosphorylation by CDK2 triggers it by ubiquitinylation of the SCF. So इसका मैचिंग होगा फर्स्ट के साथ. यानी C का क्या होगा? फर्स्ट. और P21 क्या करता है? With it suppresses the G1S CDK and SCDK which activates following the DNA damage. इसको भी हम लोग देखेंगे P21, P27. सो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया. फर्स्ट का फोर्थ, बी का 3, सी का फर्स्ट एंड डी का 2. सो यू शुड रिवाइज दिस पिक्चर बिकॉज इसी में से क्वेश्चन आता है कि किस फेज के लिए कौन सा साइक्लिन एंड कौन सा CDK रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांजिशन. सो फॉर द G1 phase, the cyclin D as well as CDK4 and 6 are responsible. I have already mentioned this so many times in my previous video for the DBT also. So you can watch that video. And for the G1 to S phase transition, cyclin E plus CDK2 are responsible. And for the S phase के लिए कौन से होते हैं? cyclin A as well as CDK2. And G2 से M phase transition के लिए कौन सा responsible होता है? cyclin A और B and CDK1. So you have to remember this because this is directly asked and I will also solve some question to clear your concept. Right now we have studied two different cell cycle checkpoints, that is the spindle assembly checkpoint and the other one is unreplicated DNA checkpoint. So उन दो checkpoint से कुछ pointers clear हो गए होंगे आपके that entry of a cell into the M phase, that is the mitosis phase, is initiated only when a protein is present, that is the maturation promoting factor. And MPF consists of two subunits. MPF जो होता है उसमें दो subunits होते हैं. The one is the CDK that phosphorylates a specific serine and threonine residue of the specific protein substrate and a regulatory subunit that is the cyclin. यानी MPF किससे बनता है? CDK से and cyclin से. And also when the concentration of cyclin is low, अगर cyclin का concentration low होता है, the kinase lack the cyclin subunit, as a result it is inactive. यानी अगर cyclin का concentration low होता है तो kinase क्या करते हैं? Kinase lacks the cyclin subunit and therefore it is inactive. And also if the cyclin concentration rises, the kinase is activated causing the cell cycle to enter the mitosis phase. यानी सीधी सी बात है, cyclin is the regulatory subunit and CDK is the phosphorylating subunit. cyclin अगर present होगा then only the kinase are activated and अगर cyclin absent है तो kinases are inactive and they are switched off. So अगर present है तो kinase activate हो जाएंगे and they are therefore responsible for the एंट्री इनटू द माइटोसिस फेज. सो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. द प्रोग्रेशन ऑफ सेल इनटू द माइटोसिस डिपेंड्स ऑन द एंजाइम. एंजाइम कौन सा? CDK टू फॉस्फोरिलेट अदर प्रोटीन्स एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय सब यूनिट नोन एज द साइक्लिन, जिसका कंसंट्रेशन वेरी करता है एक स्टेज से दूसरे सेल साइकिल में एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द साइक्लिन. साइकिल्स ऑफ इवेंट्स होते हैं उसमें, किसी फेज में कम होता है किसी फेज में ज़्यादा होता है, सो दैट इट्स एक्टिविटी रेगुलेट्स द होल सेल साइकिल. Now one more important flow chart from which question is directly framed, that the mode of action of this ATM and the ATR. So the ATM is activated when a double stranded break is there. यानी कि अगर दोनों DNA strand में break आया है, so it is activated and it phosphorylates the check2 and check2 inhibits the
CDC25, एंड CDC25 भी अगर इनएक्टिवेट हो गया है, इनहिबिट हो गया है, तो ये CDK2 को भी इनएक्टिवेट नहीं होगा एंड देयरफॉर सेल साइकिल विल बी अरेस्टेड एट G1 एंड S फेज अरेस्ट हो जाएगा। या अनरेप्लिकेटेड DNA है तो ATR क्या होता है, एक्टिवेट होता है एंड ATR फॉस्फोरिलेट्स द चेक 1 एंड देन इट इनहिबिट्स द CDC25 एंड अगेन सेम एज ATM, अगर CDC25 भी इनहिबिट है तो CDK1 इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंड देयरफॉर सेल साइकिल विल बी अरेस्टेड एट G2. Now the role of P53 in G1 arrest, because this is also asked so many times. So when a double stranded break is there, ATM is activated and अभी हमने देखा ATM will phosphorylate the CHEK2 and then CHEK2 will activate the P53 से phosphorylate करता है एंड एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद किस जीन एक्सप्रेशन को ये इंक्रीज करता है, P21 को, जो अभी हमने देखा। एंड P21 क्या होता है, एक्टिवेट होता है एंड P21 रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ CDK2 साइक्लिन E एंड देयरफॉर G1 अरेस्ट होता है। तो जब भी P53 का काम आए तो इट अरेस्ट द सेल साइकिल एट G1 थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ दिस P21 प्रोटीन। P21 mRNA का एक्टिविटी इंक्रीज होता है यानी कि P21 बनता है एंड P21 बन गया तो इट इनहिबिट्स द CDK2 साइक्लिन E एंड देयरफॉर G1 अरेस्ट हो जाता है सेल साइकिल। तो अभी हमने देखा था कि G1 से S फेज ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए, साइक्लिन E, CDK2 चाहिए। तो ये क्या होता है, P21 इसे इनहिबिट कर देता है, देयरफॉर S फेज नहीं आ पाता है। सो ये वाला जो डायग्राम है वो मैंडेटरी है, आपको याद रखना। अगर ये याद नहीं होगा तो आप किसी भी फैक्टर कैसे काम करता है वो याद नहीं रख पाएंगे। So now let's solve a question that if there is a mutation in cyclin E, the key molecule in regulating the cell cycle by associating with CDK2 would, अगर म्यूटेशन हुआ है साइक्लिन E में, अभी हमने देखा था कि CDK2 एंड साइक्लिन E आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी G1 टू S फेज ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो अगर ये इनएक्टिव है तो क्या होगा, G1 से S फेज का जो ट्रांजिशन है वो रुक जाएगा बिकॉज दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी G1 टू S फेज ट्रांजिशन। अगर इन्हीं में एरर है तो क्या होगा, G1 से S फेज की तरफ नहीं जाएगा एंड अरेस्टेड G1 फेज को क्या बोला जाता है, G0 फेज। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेल विल बी अरेस्टेड टू G0 फेज बिकॉज जो सस्पेंडेड या फिर जो अरेस्टेड G1 फेज है दैट इज नोन एज द G0 फेज। Now next question, in vertebrates CDK4/6 exerts its effect during which stage of cell cycle? So as I have clearly mentioned in the diagram कि जो CDK4 and 6 है that is activated during the G1 phase, यानी ये G1 phase के CDK हैं। So correct option is G1 phase. Now next question, among the following which protein exerts its effect during the G1S transition in budding yeast? G1 से S ट्रांजिशन के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज द CDC28 दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द G1 टू S फेज ट्रांजिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द सेम सेल साइकिल वाला डायग्राम। सो प्रोग्रेशन अक्रॉस G1S बाउंड्री फॉलोड बाय द एंट्री इनटू S फेज इज प्रमोटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। सो पूछा ये गया है कि G1S फेज से प्रमोट होने के लिए यानी G1 से S फेज ट्रांजिशन के लिए कौन सा CDK और साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल है। सो मैंने अभी जस्ट बताया था, इस डायग्राम से क्लियरली यू कैन सी कि G1 फेज के CDK एंड साइक्लिन कौन कौन से हैं, CDK4 and 6 एंड साइक्लिन D। नाउ टू एग्जिट फ्रॉम द G1 फेज एंड टू एंट्री इनटू S फेज यानी G1 से S फेज ट्रांजिशन के लिए चाहिए होता है साइक्लिन E प्लस CDK2। So progression across the G1S boundary followed by entry into the S phase का साइक्लिन कौन सा होता है, साइक्लिन A एंड G1S के CDK कौन से होते हैं, 4 and 6। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 दैट इज CDK4/6 एंड साइक्लिन A। Now the next cell cycle checkpoint that is known as the chromosome segregation checkpoint, that is the third one. So अगर chromosomes properly segregate हो गए हैं, once the chromosomes have segregated properly, proper segregation of chromosomes अगर हो गया है तो क्या होता है, टीलोफेज आता है। सो अगर ये वाला जो इवेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट। इट मीन्स कि जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है
दैट इज़ नॉट प्रॉपरली, सो यहाँ पे एक चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है, दैट इज़ नोन एज द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट, दैट इज नंबर 3. So the various events of telophase and the cytokinesis, so ये जो है कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं इनको, एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस. एंड अगर माइटोसिस से एग्जिट होना है तो कौन सा फैक्टर को हमें इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, MPF को. सो द एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस रिक्वायर द इनएक्टिवेशन ऑफ द MPF, यानी माइटोसिस से एग्जिट चाहिए हमको तो MPF को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा. सो जो APC स्पेसिफिसिटी फैक्टर होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिसिटी फैक्टर, दैट इज दी CDH1, उसका क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है बाय दी CDC14 फॉस्फेटेजेस विच लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन एंड लॉस ऑफ MPF. यानी कि अगर हमें क्या करना है, अभी हम बात कर रहे थे इनएक्टिवेट करना है MPF को टू एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, वी नीड टू डीफॉस्फोराइलेट दी APC स्पेसिफिसिटी फैक्टर, दैट इज द CDH1. CDH1 का डीफॉस्फोराइलेशन होता है किसके थ्रू, CDC14 के थ्रू. एक एक इवेंट को प्रॉपरली लिख लीजिए. CDC14 फॉस्फेटेज क्या करता है, डिग्रेड करता है माइटोटिक साइक्लिन्स को, एंड देयरफॉर जो MPF एक्टिविटी है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है. सो इस टाइम पे एक्टिवेट कौन होता है, इस टाइम पे क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट एक्टिवेट होता है विच मॉनिटर्स द लोकेशन ऑफ द सेग्रीगेटिंग डॉटर क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ द एनाफेज. एंड ये क्या करता है, ये देखता है कि CDC14 अवेलेबल है या नहीं है टू प्रमोट द एग्जिट फ्रॉम द माइटोसिस. सो जो थर्ड चेक पॉइंट है वो क्या करता है, इट इनहिबिट्स द CDC14. अभी हमने देखा CDC14 क्या कर रहा था, डीफॉस्फोराइलेट कर रहा था. इट इज अ फॉस्फेटेज विच डीफॉस्फोराइलेट द CDH1. तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ CDC14 फॉस्फेटेज फ्रॉम द न्यूक्लियोलाई and thereby blocking the activation of the APC CDH1. यानी ये क्या करता है, CDC14 को क्या करता है, इनहिबिट कर रहा है. CDC14 इनहिबिट हुआ तो क्या होगा, CDH1 जो है उसका एक्टिवेशन रुक जाएगा. एंड उसके बाद क्या होगा, एज अ रिजल्ट द डिक्रीज इन द MPF एक्टिविटी, एंड MPF का एक्टिविटी जो है वो गिर जाएगा. सो MPF का एक्टिविटी गिर गया एंड देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट ऑफ टेलोफेज डज नॉट अकर, यानी टेलोफेज फिर नहीं होगा. क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था टेलोफेज होने के लिए क्या क्या चाहिए था. सो उसके ऑपोजिट अगर हमारा CDC14 जो है वो इनहिबिट हो गया है तो क्या होगा, इट विल ब्लॉक द एक्टिवेशन ऑफ APC स्पेसिफिसिटी फैक्टर, दैट इज CDH1. CDH1 अगर हमारा क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीयूबिक्विटिनेशन ऑफ B टाइप साइक्लिन एज वेल एज इंडक्शन ऑफ द SC1. ये जो SIC1 है इसके एक्टिवेशन के लिए चाहिए रहता है. अब ये ही नहीं है तो ये क्या होता है, ये सब भी एक्टिवेट नहीं होता है एंड देयरफॉर क्या होता है, MPF का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है एंड टेलोफेज नहीं होता है. अनदर चेक पॉइंट जो मैंने P53 के टाइम पे बताया था, DNA डैमेज चेक पॉइंट. सो जो DNA डैमेज चेक पॉइंट है दैट इज थ्रू दी ATM और थ्रू दी ATR. मैंने जो समझाया था डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक और सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, ये वही वाला है. एंड ये अल्टीमेटली किसे इनहिबिट करता है, साइक्लिन D एंड CDK4 और 6 को. सो G1 फेज को ये इनहिबिट कर देता है. एंड अगर हम लोग 4B की बात करें, सो ये जो CDC25A के थ्रू हमने पढ़ा था डायग्राम में, जो मैंने कूपर के बुक के डायग्राम के थ्रू पढ़ाया था, वही वाला है. एंड इसके अलावा जो 4C होता है साइक्लिन A CDK2 का, यानी S फेज में जो इनहिबिट होता है ATM ATR के थ्रू, चेक 1 चेक 2, ये वही वाला है. सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा. एंड इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इसी डायग्राम को बार बार भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा. एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वॉच द वीडियो कंप्लीटली टू गेन इनसाइट्स ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.